एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृष्ठ 10 से पृष्ठ 18 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पृष्ठ 10। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यहां चित्र में ग्लोब की 3 छवियों को दिखाया गया है, जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है। साथ ही तीसरे चित्र में पृथ्वी के अक्ष को दिखाया गया है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें। स्वेटर बुनने वाली सलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। पृष्ठ 11। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस पृष्ठ पर चित्र 2.2 दिया गया है, जिसमें पृथ्वी के अक्षांशों के विषय में दिखाया गया है। इस चित्र पर विषुवत वृत्त को दर्शाया गया है। साथ ही विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर उत्तर ध्रुव तक समानांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया है। साथ ही विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर स्थित समानांतर रेखाओं को भी दर्शाया गया है।
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिज़ोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश यानी समानांतर रेखाएं। इस पृष्ठ पर चित्र 2.3 में महत्वपूर्ण अक्षांश एवं तापकटिबंध दर्शाए गए हैं। जैसे मध्य भाग में विषुवत वृत्त तथा उत्तर की तरफ कर्क रेखा, उनके मध्य का भाग उष्णकटिबंध, तत्पश्चात उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच का भाग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उसके पश्चात उत्तरी शीत कटिबंध और उत्तर ध्रुव। इसी प्रकार विषुवत वृत्त तथा दक्षिण में मकर रेखा, इसी प्रकार विषुवत वृत्त और उसके ठीक नीचे मकर रेखा, इसी प्रकार और नीचे दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच का भाग दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, इसके पश्चात दक्षिणी शीत कटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश अर्थात समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं पृष्ठ संख्या 12। पहला, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। तीसरा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। चौथा, विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। इस पृष्ठ पर चित्र 2.4 अ और चित्र 2.4 ब दिखाए गए हैं। दोनों चित्रों में एक बोर्ड दर्शाया गया है जिस पर टॉर्च का प्रकाश पड़ रहा है। चित्र अ में बोर्ड को टॉर्च के प्रकाश के 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है, अतः टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश बोर्ड पर ज्यादा नहीं फैल रहा। इस चित्र अ के नीचे लिखा गया है, सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। इसी प्रकार चित्र ब में बोर्ड को काफी तिरछा कर दिया गया है, जिससे टॉर्च का प्रकाश समानांतर न पड़ के काफी तिरछा पड़ रहा है,
इसकी वजह से टॉर्च का प्रकाश बोर्ड पर काफी अधिक क्षेत्र में फैल रहा है। चित्र ब के नीचे लिखा गया है, तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। इस पृष्ठ पर चित्र 2.5 दिया गया है, जिसमें पृथ्वी के ग्लोब पर देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है, साथ ही उनके अंशों को भी लिखा गया है। पृष्ठ 13। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश या समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। इस पृष्ठ पर चित्र 2.6 में ग्लोब पर ऐसी ही ग्रिड को दर्शाया गया है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए, जैसा कि अगले पृष्ठ पर मौजूद चित्र 2.7 में दर्शाया गया है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1, 2, 3, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को रंगकर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसे विषुवत वृत्त 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध को रंग दीजिए। पृष्ठ 14। इस पूरे पृष्ठ पर विश्व का मानचित्र दिखाया गया है, जिस पर
विश्व के समय क्षेत्र दर्शाए गए हैं। इस चित्र में ग्रीनिच रेखा भी दर्शाई गई है। साथ ही ग्रीनिच रेखा से आगे जाते हुए समय को कितना पीछे करना है या कितना आगे बढ़ाना है, इस विषय में भी जानकारी दी गई है और हर एक समय क्षेत्र यानी टाइम जोन की संख्या भी लिखी गई है। जैसे भारत का टाइम जोन है 5.5 घंटे, तो उसके आगे +5.5 लिखा गया है। इसी प्रकार क्योंकि मैक्सिको अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है, तो ये ग्रीनिच रेखा से पीछे है, अतः इसके समय क्षेत्र में -6 लिखा गया है। पृष्ठ 15। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। इस पृष्ठ पर चित्र 2.8 दिया गया है, जिसमें एक प्रकार की ग्रिड बनाई गई है। साथ ही अ, ब, स, द और ध इत्यादि बिंदु दिए गए हैं, जिसमें इन वृत्तों की स्थिति इसी प्रकार ज्ञात करनी है जैसे वृत्त अ की स्थिति अभी आपको बताई गई। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं, उनका समय पीछे होगा। यहां पुनः चित्र 2.8 को आप देख सकते हैं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। पृष्ठ 16। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। इस पृष्ठ पर
चित्र 2.9 में भारत के मानचित्र पर भारत का मानक याम्योत्तर दर्शाया गया है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहां का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अभ्यास प्रश्न 1। आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, पृथ्वी का सही आकार क्या है? दूसरा, ग्लोब क्या है? तीसरा, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? चौथा, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पांचवा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? छठा, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? सातवां, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? पृष्ठ 17। प्रश्न 2। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला, प्रमुख याम्योत्तर का मान है क 90 डिग्री, ख 0 डिग्री, ग 60 डिग्री। दूसरा, शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? क ध्रुवों, ख विषुवत वृत्त, ग कर्क रेखा। तीसरा, देशांतरों की कुल संख्या है क 360, ख 180, ग 90। चौथा, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है क उत्तरी गोलार्ध में, ख दक्षिणी गोलार्ध में, ग पूर्वी गोलार्ध में। पांचवा, ग्रिड किसका जाल है? क अक्षांशों यानी समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का, ख कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, ग उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। प्रश्न 3। खाली स्थान भरें। पहला, मकर रेखा रिक्त स्थान पर स्थित है। दूसरा, भारत का मानक याम्योत्तर रिक्त स्थान है। तीसरा, 0 डिग्री याम्योत्तर को रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। चौथा, देशांतरों के बीच की दूरी रिक्त स्थान की तरफ घटती जाती है। पांचवा, उत्तर ध्रुव वृत्त रिक्त स्थान गोलार्ध में स्थित है। आओ कुछ करें। पहला, पृथ्वी के अक्ष विषुवत वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाएं। आओ खेलें। पहला, कार्डबोर्ड पर समान आकार लगभग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 वृत्त बनाकर उन्हें काट लें। उसके व्यासों उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम तथा 23.5 डिग्री कोणों को वृत्त के प्रत्येक भाग में चिन्हित करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पृष्ठ 18। अब उत्तर एवं दक्षिण रेखा पर उन वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उत्तर दक्षिण रेखा को सिल दें। अब 12 अर्धवृत्त बनते हैं। मान लें कि एक अर्धवृत्त ग्रीनिच याम्योत्तर अर्थात प्रमुख याम्योत्तर जो 0 डिग्री को दर्शाता है। यहां से छठा अर्धवृत्त
180 डिग्री याम्योत्तर होगा। दोनों तरफ 0 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच 5 अर्धवृत्त होंगे, जो 180 डिग्री की दूरी पर पूर्व एवं पश्चिम देशांतर हैं। ध्रुवों को दिखाने के लिए उत्तर दक्षिण रेखा के दोनों छोरों पर पिन लगा दें। पूर्व पश्चिम बिंदुओं को छूता हुआ एक रबर बैंड लगा दें, जो कि विषुवत वृत्त को दर्शाएगा। पूर्व पश्चिम बिंदुओं के 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण बिंदुओं पर 2 रबर बैंड लगा दें, जो कटिबंधों को दर्शाएंगे। इसी के साथ 8